नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना संजय गजराज रौनक पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बैराथल कला एवं खींवसर से आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ यूट्यूब चैनल लर्न विद रौनक ग्रुप पर। लॉकडाउन की इस स्थिति में रौनक परिवार का पूरा प्रयास है कि आप सब लोगों को घर बैठे कक्षा 12 की फिजिक्स का सिलेबस करवाया जाए, ताकि जब विद्यालय शुरू हो तब ज्यादा जोर अपने को नहीं आए। घर बैठे आप इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। कोरोना से बचते रहिए, लॉकडाउन के नियमों की पालना कीजिए और अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क का यूज कीजिएगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहिएगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का फिजिक्स का दूसरा पार्ट है गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। पिछले भाग में हमने कुछ इसके बारे में बेसिक चीजें पढ़ी थी, आज हम इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं। तो आज आगे बढ़ने के लिए हमारे पास सबसे पहले अगली हेडिंग जो नोट कीजिएगा, गाउस का नियम। अगली हेडिंग है गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। आज का लेक्चर, आज का जो वीडियो है, आज का और आने वाला एक दो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बोर्ड परीक्षा में बहुत बार 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो चल रहा है आज का। आज और आने वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा बहुत ध्यान से देखना है, साथ साथ में नोट करते जाना है, लिखकर याद कीजिएगा। आसानी से फॉर्मूले की डेरिवेशन आसानी से याद हो जाएंगे। तो बात करते हैं गाउस के नियम की। नियम नोट कीजिएगा। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में परिबद्ध आवेशों के बीच गणितीय योग, उस पृष्ठ में परिबद्ध आवेशों के बीच गणितीय योग तथा माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। मैं नोट करता हूं वापस से। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान, संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में या से परिबद्ध आवेशों के बीच गणितीय योग, आवेशों के बीच गणितीय योग एवं माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, क्या कहता है आओ समझते हैं। ये मान लिया मैंने कोई मेरा बंद पृष्ठ है। ध्यान रखना, गाउस का नियम हमेशा बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होगा, कभी भी खुले पृष्ठ के लिए गाउस का नियम लागू नहीं होगा। तो ये मेरा एक बंद पृष्ठ है और इससे गुजरने वाला फ्लक्स मुझे ज्ञात करना है कि इससे रिलेटेड, इससे जुड़ा हुआ, इससे संबंधित फ्लक्स का मान कितना है। तो मैंने मान लिया इससे संबंधित फ्लक्स का मान कितना है, 5 है। इससे संबंधित फ्लक्स का मान कितना है, 5 है। तो गाउस का नियम ये कहता है कि इससे जुड़ने वाले फ्लक्स का मान जो है वो बराबर होता है इस बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश, मतलब इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है। ये मान लिया मैंने, इसके अंदर कुल आवेश का मान कितना है, सिग्मा क्यू। बहुत सारे आवेश है, उन सबको जोड़ा तो कितना आया, सिग्मा क्यू। तो परिबद्ध आवेशों के बीच गणितीय योग तथा ये प्रश्न जिस माध्यम में उपस्थित है उसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन। तो
फाई का मान हो गया सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यदि माध्यम निर्वात हो, यदि माध्यम में निर्वात हो तो यहां क्या लिख सकते हैं, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू, और निर्वात की विद्युतशीलता को हम जानते हैं किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। तो फाई का मान हो गया सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब यदि हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है और उससे गुजरने वाला हमें कुल फ्लक्स ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है कि उस बंद पृष्ठ में टोटल चार्ज देखना है कि टोटल चार्ज कितना है, उन सबको हमें जोड़ देना है चिन्ह सहित में, और उसके अंदर उस माध्यम की विद्युतशीलता का भाग दे देना है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ये मेरा एक आवेश है, इसमें ये 2 माइक्रोकूलम का आवेश है, ये 3 माइक्रोकूलम का आवेश है, और ये -1 माइक्रोकूलम का आवेश है। एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं। एग्जाम्पल में मैंने मान लिया एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर 3 आवेश उपस्थित है, एक 2 माइक्रोकूलम का, एक 3 माइक्रोकूलम का और एक -1 माइक्रोकूलम का, और हमसे पूछा है कि इससे संबंधित कुल फ्लक्स का मान ज्ञात है, कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, गाउस के नियम से इसका हल कैसे लिखेंगे, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका सवाल है ये। गाउस के नियम से, गाउस का नियम कहता है फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्यू होता है उस पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश, उसके अंदर जुड़ा जो जितना आवेश उन सबको टोटल करना है। तो टोटल करेंगे तो 2 + 3 5 माइक्रोकूलम और -1 5 प्लस का माइनस का 1 कितना हो गया 4 माइक्रोकूलम। तो 4 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻12 है, पहले 5 में आ चुका है, तो उसका भाग देंगे, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁻, ये हो गया हमारा उत्तर। तो इस प्रकार हमें ये कह सकते हैं कि गाउस का नियम ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में परिबद्ध आवेशों की बीजगणितीय योग तथा उस माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट नियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नियम, अच्छे से याद कीजिएगा, कोई समस्या हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा गाउस का नियम। लिखिएगा अगली हेडिंग, लिखिएगा अगली हेडिंग, कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से गाउस के नियम की, गाउस के नियम की उपपत्ति। मतलब हमें गाउस का नियम को डिराइव करना है, किसके नियम का उपयोग करते हैं, कूलाम के नियम का उपयोग करते हुए हमें गाउस के नियम को डिराइव करना है कि गाउस का नियम आया कहां से। तो मैंने मान लिया ये मेरा एक पृष्ठ है, ये मेरा एक पृष्ठ है, ये इसका केंद्र है O। इस पृष्ठ पर मैंने एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया, एक इस पृष्ठ का एक छोटा सा भाग ले लिया जिसका कितना मान लिया मैंने ds, क्षेत्रफल ले लिया, कितना ले लिया ds, ठीक है। मैंने माना इस पृष्ठ का जो अल्पांश लिया है उसका क्षेत्रफल तो इस दिशा में है ds वेक्टर, और इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो E वेक्टर इस दिशा में है, और दोनों के मध्य कोण का मान कितना है थीटा है। एक पृष्ठ लिया, उसके ऊपर मैंने उसका एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया ds, और क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य कोण मैंने मान लिया थीटा है, मध्य कोण मान लिया मैंने कितना है थीटा है, ठीक है। नोट कीजिएगा, डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद में नीचे जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे लिखिएगा। माना, माना बिंदु O पर, माना बिंदु O पर एक आवेश Q स्थित है, माना बिंदु O पर एक आवेश Q स्थित है। इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर,
इस आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इज इक्वल, याद करो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बिंदु आवेश के कारण पहले पाठ में होता था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो कितना हो गया, के का मान 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेक्टर सदिश रूप में है तो इधर भी लगा दिया आर है क्या। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर क्या, ठीक है। यह हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। आगे नोट कीजिएगा, अल्पांश ds से, अल्पांश ds से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, अल्पांश ds से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। देखिएगा अब ये अल्पांश किसमें है, विद्युत क्षेत्र में स्थित है और कोई भी प्रश्न विद्युत क्षेत्र में होता है तो उसमें विद्युत फ्लक्स होगा और विद्युत फ्लक्स का मान phi इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, d phi अल्पांश के कारण तो d phi ले लिया, d phi इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर और E ds cos थीटा। E का मान कितना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर ds cos थीटा। किसका मान आ गया, d phi का मान आ गया। किसी को कोई दिक्कत, हमने ज्ञात कर लिया कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान होगा Q अपॉन आर स्क्वायर और विद्युत क्षेत्र की बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब हमें विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर E ds cos थीटा, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश पर ये होती है ds cos थीटा हमारे पास में है, ठीक है। आगे देखो, अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ से संबद्ध, अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, ये तो अल्पांश के कारण आया, अल्पांश से संबंधित विद्युत फ्लक्स है। अब हमें संपूर्ण पृष्ठ के कारण निकालना है, छोटे से टुकड़े का पता है, पूरे का ज्ञात करना होता है, क्या करते हैं समाकलन करते हैं। तो phi इज इक्वल टू कितना हो गया, इंटीग्रेशन है d phi, phi इज इक्वल टू कितना हो गया, इंटीग्रेशन है d phi, d phi की वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन है d phi की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर ds cos थीटा, q अपॉन r स्क्वायर ds cos थीटा, ठीक है, ds cos थीटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से जो नियतांक उसको मैं बाहर ले लूंगा तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन के बाहर ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये आ गया phi का, ये आ गया phi का मान, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, इंटीग्रेशन है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो एक बार मैं थोड़ा सा पीछे कक्षा 11 में जाता हूँ, पहले पाठ में जहाँ पर हमने पढ़े थे मात्रक, मात्रक में पूरक मात्रक पढ़े थे, मूल मात्रक पढ़े थे। और पूरक मात्रक में हमने दो पढ़े थे, एक पढ़ा था समतल कोण और एक पढ़ा था हमने ठोस कोण या फिर घन कोण, ठोस कोण या फिर घन कोण। पूरक मात्रक दो प्रकार दो थे, एक समतल कोण था, एक था ठोस कोण या फिर घन कोण। घन कोण के बारे में हमने ज्यादा नहीं पढ़ा था, तो हमें याद रखना है कि ये फॉर्मूला होता है घन कोण का। ये क्या होता है, घन कोण, मतलब इस अल्पांश ने इसके अंदर पर जो कोण बनाया है ना, वो ये है घन कोण। इसको मैं डिनोट करता हूं d ओम से, इसे डिनोट करता हूं d ओम से। याद रखने वाली बात है बेटा ये कि ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन घन कोण को रिप्रेजेंट करता है और उसे किसे डिनोट करते हैं, d ओम से। तो ये हो गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इंटीग्रेशन d। इंटीग्रेशन d ओम का मतलब संपूर्ण घन कोण का योग, और संपूर्ण घन कोण का जो योग होता है वो हमें सीधा याद रखना है 4 पाई होता है।
संपूर्ण घनकोण का योग कितना होता है 4 पाई। तो हमें याद रखने वाली जो दो चीजें हमें यहाँ से सीधी याद रखनी पड़ेंगी वो क्या है, एक तो ये कि ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है d ओम के, और इंटीग्रेशन जो d ओम होता है वो किसके इक्वल होता है 4 पाई के। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट गया और क्या आ गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसका मान फाई का मान, और यही तो किसका नियम है गाउस का नियम है। तो इस प्रकार हमने कूलाम के नियम की सहायता से गाउस के नियम को सिद्ध कर दिया कि फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। एक बार फिर समझिएगा, मैंने एक बंद पृष्ठ लिया जिसके केंद्र पर आवेश q है और इस पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ds ले लिया। अब इस q आवेश के कारण इस पृष्ठ स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r square into r कैप होती है। उसके बाद में इस बंद पृष्ठ इस अल्पांश क्षेत्रफल से संबंधित विद्युत फ्लक्स phi is equal to E वेक्टर डॉट ds वेक्टर E ds cos थीटा E का मान 1/4 pi epsilon naught q upon r square ds cos थीटा। ये तो आ गया इस अल्पांश छोटे से भाग से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान। मुझे पूरे बंद पृष्ठ संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, तो पूरे के लिए मैंने क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया। तो phi is equal to इंटीग्रेशन d phi, तो इंटीग्रेशन 1/4 pi epsilon naught q upon r square ds cos थीटा, इंटीग्रेशन ds cos थीटा upon r square का मान कितना होता है 4 पाई होता है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये उसका q upon एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारा गाउस का नियम। कूलाम के नियम की सहायता से हमने इसको व्युत्पन्न भी कर लिया है, ठीक है। अब अगली हेडिंग नोट कीजिएगा, अगली हेडिंग है नोट कीजिएगा। लगातार चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जैसे ही अगला वीडियो फाइल अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको शीघ्रता से पढ़ सकते हो। अगली हेडिंग है पतली वलय के अक्ष पर, पतली वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई हमारे पास में वलय है, वलय मतलब एक तरह की कंगन टाइप चूड़ी टाइप, तो उसकी अक्ष पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है कि उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चैप्टर अब इंपॉर्टेंट शुरू हो चुका है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो सब 4 नंबर के सवाल आएंगे बोर्ड परीक्षा में, तो हमें बहुत ही ध्यान से देखना है। कोई भी चीज नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि बिना समझे यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे किसी काम का नहीं है। हम इस ऑनलाइन स्टडी को बेकार कर देंगे यदि हमें समझ नहीं है। क्लासरूम और ऑनलाइन से बस यही फर्क है, क्लासरूम में हम तुरंत हाथ खड़ा करके सवाल पूछ सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी में हमें अब पूछ नहीं सकते। तो ये इसके लिए एक ऑप्शन हमारे पास में यही है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम अगले वीडियो में उसका आपका समाधान कर सकें। तो हमारे पास में है पतली वलय, तो मैंने मान ली ये है हमारी वलय, एक समान रूप से आवेशित है। मैंने मान लिया इस पर आवेश कितना है, धनावेश है। कौन सा आवेश है, धनावेश है। ये इसका केंद्र O है, ये इसकी त्रिज्या R है। केंद्र O है, त्रिज्या R है, ठीक है। डायग्राम नोट कीजिएगा और लिखिएगा। माना एक पतली वलय, माना एक पतली वलय एक समान रूप से आवेशित है। माना एक पतली वलय एक समान रूप से आवेशित है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या कैपिटल R है। केंद्र O तथा त्रिज्या कैपिटल R है। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है, नहीं रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि पतली परत पतला है, पतला मतलब एक तरह का तार, तो रेखीय आवेश घनत्व है। इस वलय का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। इस वलय का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है, याद करो इस पाठ का पहला भाग
लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? कुल आवेश अपॉन कुल लंबाई। कुल आवेश कितना? Q अपॉन कुल लंबाई वलय की लंबाई। वलय कैसा है? वृत्त है, और वृत्त की लंबाई मतलब वर्ग की क्या? इस भाग की लंबाई। ये क्या हो गई? पूरी लंबाई मतलब पूरे बाहर वाले की लंबाई, और बाहर वाला मतलब क्या हो गया? परिधि। और वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई r। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया? Q अपॉन 2 पाई कैपिटल है r। नोट कीजिएगा, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई कैपिटल है r। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। इस वलय के केंद्र O से स्मॉल x दूरी पर, केंद्र O से स्मॉल x दूरी पर स्थित बिंदु P पर, स्मॉल x दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो डायग्राम में देखिएगा, ये वलय का केंद्र O, इससे ये अक्षीय स्थिति बिंदु P कितनी दूरी पर? x दूरी पर, और इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब डायग्राम में देखिएगा, डायग्राम को ध्यान से डायग्राम से नोट्स को अपने हाथ में कॉपी बनाते हो तो स्टेप बाय स्टेप बनाया करो। पहले वलय मानिए, उसके ऊपर आवेश दिखाए, फिर केंद्र O मानना। अब O से P दूरी पर, x दूरी पर बिंदु P मानना है। अब हमें क्या करना है? इस पर 2 अल्पांश लेने हैं जिनकी लंबाई कितनी है? d है। दोनों सिरों पर ले लिए, सममित है। सममित मतलब इसकी लंबाई d है, इसकी लंबाई भी d है। ये केंद्र से उतनी दूरी पर, ये भी केंद्र से उतनी ही दूरी पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इसके लिए वलय की परिधि पर 2 सममित अल्पांश लेते हैं। 2 सममित अल्पांश लेते हैं। अब इधर देखिए बेटा सारे, ये अल्पांश है पहला, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अल्पांश पर आवेश कैसा है? धनावेश, और धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करो, पहले पाठ हमने पढ़ी थी। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर की ओर होती है। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर की ओर, इसको मैंने नाम दे दिया DE1 वेक्टर, क्योंकि अल्पांश के कारण है तो DE1 वेक्टर। इसी प्रकार ये भी धनावेश है, और इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश कारण धनावेश से दूर की ओर DE2 वेक्टर। ठीक है, DE1 वेक्टर और DE2 वेक्टर। मान लिया मैंने ये कौन थीटा है, तो ये भी थीटा हो गया। ये दूरी मैंने मान ली कितनी है? r। ये दूरी भी r, ये दूरी r, क्योंकि ये दूरी बराबर है, ये भुजा उभयनिष्ठ है, तो दोनों की तरफ लंब बराबर है, आधार बराबर है, तो दोनों का कर्ण भी बराबर होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान से सुनिएगा। इधर मैं कहता हूं DE1 इज इक्वल टू DE2, कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों कैसी है? बराबर है। कारण सुनिएगा क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश पर निर्भर करती है और दूरी पर निर्भर करती है। अब दूरी तो देखो, इसकी बिंदु P से दूरी r, इसकी भी बिंदु P से दूरी कितनी? r। दूरी बराबर है और वलय कैसी है? समान रूप से आवेशित है, मतलब जितना इस भाग पर आवेश है उतना ही इस भाग पर आवेश है, तो आवेश भी बराबर है और दूरी भी बराबर है। इस कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी होगी? बराबर होगी। तो DE1 होगी और DE2 दोनों आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, तो डायग्राम को बनाने के बाद में नोट कीजिएगा, क्योंकि अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक समान होती हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इनको घटकों में वियोजित किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, इधर घटकों में वियोजित करेंगे
तो ये क्या बनेगा, d(E1 cos थीटा, d(E1) 11वीं क्लास में याद करो सभी का वियोजन sin थीटा और cos थीटा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, जब थीटा होता है उधर क्या होता है, cos होता है। तो ये d(E1 cos थीटा और ये d(E1 sin थीटा। ये तो E1 घटक हो गया। इसी प्रकार E2 भी घटक करेंगे तो इसी दिशा में क्या आएगा, d(E2 cos थीटा और ये क्या आ जाएगा, d(E2 sin थीटा। d(E1 cos थीटा, d(E1 sin थीटा, d(E2 cos थीटा और d(E2 sin थीटा। घटकों में विभाजित करना है। याद करना 11वीं क्लास के बाद, जिधर थीटा होता है, जिस भाग में थीटा होता है उधर cos होता है और जिधर थीटा नहीं होता उधर क्या होता है, sin होता है। तो ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो थीटा घटक इस दिशा में cos थीटा, इस दिशा में cos थीटा नहीं है इस भाग में, तो d(E1 sin थीटा और d(E2 sin थीटा। नीचे लिखेगा, चित्र से स्पष्ट है कि, चित्र से स्पष्ट है कि बिंदु P पर ऊर्ध्व घटक, बिंदु P पर ऊर्ध्व घटक d(E1 sin थीटा, d(E1 sin थीटा एवं d(E2 sin थीटा एवं d(E2 sin थीटा परिमाण में बराबर एवं दिशा में विपरीत होने के कारण, परिमाण में बराबर एवं दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जबकि क्षैतिज घटक d(E1 cos थीटा, क्षैतिज घटक d(E1 cos थीटा एवं d(E2 cos थीटा, d(E1 cos थीटा एवं d(E2 cos थीटा समान दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं, समान दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। देखो sin थीटा वाले घटक परिमाण में तो बराबर है, दिशा में कैसे, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, तो विपरीत दिशा में होने का एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल इस दिशा में बचती है। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षैतिज दिशा में प्राप्त होती है, क्षैतिज दिशा में प्राप्त होती है। तो ये हो गई हमारे पास दिशा, कि दिशा किधर आ गई, अक्षीय दिशा में, क्षैतिज दिशा में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, इसका क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो मान की देखिएगा बेटा, साथ में नोट कीजिएगा साथ में। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, इंटीग्रेशन है d(E cos थीटा। क्यों किया cos थीटा, क्योंकि हमें पता है कि जो सारे के सारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, वो केवल और केवल किसके कारण है, क्षैतिज घटक के कारण है। अब ऐसे दो घटक मानने हैं तो d(E1 cos थीटा, d(E2 cos थीटा, ऐसे ही हम इस पर कितने अल्पांश मान सकते हैं, बहुत सारे अल्पांश मान सकते हैं। बहुत सारे आएंगे तो सारे के सारे ऊर्ध्व घटक एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, केवल क्या बचेगा, क्षैतिज घटक बचेगा। तो हम सब ने एक शब्द एक साथ जोड़ने के लिए क्या कर दिया, सबका एक साथ हमने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। इंटीग्रेशन d(E cos थीटा, d(E) अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, kq/r², बिंदुवश में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता kq/r²। तो k अल्पांश पर आवेश कितना, dq(r²) cos थीटा। तो इंटीग्रेशन k dq cos थीटा अपॉन r², ये हो गया हमारे पास में इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब dq, इंटीग्रेशन k dq का मान लैम्डा dl अपॉन r² इनटू cos थीटा। याद है, लैम्डा इज इक्वल टू कुल आवेश dq, कुल लंबाई कितनी dl, अल्पांश के लिए लगाया इस बार केवल, तो यहां से dq कितना आ गया, लैम्डा dl। तो dq का मान कितना हो गया, लैम्डा dl। ठीक है, अब मुझे जो नियतांक है उसको तो मैं लिख लेता हूं, और जो नियतांक नहीं है उसका मैं समाकलन के बाहर, जो नियतांक उसको समाकलन के बाहर ले लेता हूं, जो नियतांक नहीं उसको समाकलन कर देंगे। तो k नियतांक है, लैम्डा नियतांक है, दूरी r² भी नियत है, इंटीग्रेशन है dl cos थीटा, इंटीग्रेशन है dl cos थीटा।
अब देखो इंटीग्रेशन डी एल निकालने से पहले पर मैं cos थीटा का मान लिख देता हूं। तो देखो cos थीटा इस त्रिभुज की बात करिए, ये थीटा थीटा के सामने एक भुजा लंब जिस पर 90 डिग्री कोण बना है वो आधार और ये कर्ण है। तो ये लंब ये आधार ये कर्ण cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और आधार x है, कर्ण कितना है r है। तो ये क्या हो गया k लैम्डा अपॉन r स्क्वायर इंटीग्रेशन dl x अपॉन r, आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये हो गया x k लैम्डा x अपॉन r स्क्वायर इंटू r क्यूब इंटीग्रेशन dl। इंटीग्रेशन dl, इंटीग्रेशन dl मतलब ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में लूंगा तो वो टोटल कितने बनेंगे, टोटल पूरी अल्पांश बन जाएंगे, छोटे छोटे अल्पांश पर बहुत सारे लूंगा तो क्या बनेगी, इसकी परिधि बनेगी, और परिधि कितनी होती है 2 पाई r। तो ये बन गया k लैम्डा x अपॉन r क्यूब इंटू 2 पाई r, k लैम्डा x अपॉन r क्यूब इंटू 2 पाई r। ये हो गया हमारे पास में इसका एक फॉर्मूला। यहां तक एक बार नोट कीजिएगा, फिर हम इसको आगे दूसरे रूप में बदलेंगे। यहां तक का नोट कीजिएगा, इसके बाद मैं इसको दूसरे रूप में बदलने वाला हूं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, आपकी समस्याओं का समाधान जरूर किया जाएगा। यहां तक का लिख लिया, इसके बाद का मैं इधर नीचे लिख रहा हूं, यहां से लिखना शुरू करता हूं। तो ये देखिए अब हमारे पास में आ गया कि k लैम्डा x अपॉन r क्यूब इंटू 2 पाई r विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चूंकि मुझे ये दिख रहा है स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, समकोण त्रिभुज है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है। तो इसलिए a इज इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई r k लैम्डा x अपॉन स्मॉल है r क्यूब है, और ये r स्क्वायर का है, तो r क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर है 3/2। देखो r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर है 1/2, स्क्वायर है तो 1/2 हो गई। अब इसे क्यूब करना है तो r क्यूब इधर क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब कर देंगे, तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर है 3/2, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया इसका मान। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए 2 पाई r इंटू लैम्डा, 2 पाई r इंटू लैम्डा क्या बनेगा, क्यू बनेगा। तो इस चीज का मैंने क्या लिख दिया, क्यू लिख दिया, तो क्या बन गया k क्यू x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गई वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यदि मैं मान लूं यदि x जो है कैपिटल R से बहुत बड़ा हो तो x का मान कैपिटल R की तुलना में क्या हो, बहुत बड़ा हो, तो r स्क्वायर क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। नगण्य मानने के लिए क्या बचेगा x स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो e बराबर कितना हो जाएगा k क्यू x अपॉन x क्यूब, और एक x से एक x कटेगा, k क्यू अपॉन x स्क्वायर। वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, फिर भी आई थिंक आप समझ सकते हो। यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे लिख दीजिएगा, मैं वो स्टेप्स आपको पुनः बता दिए जाएंगे, आपको वो स्टेप्स पुनः बता दिए जाएंगे। ठीक है, फिर से समझे। घटकों में विभाजित करने के बाद मैंने देखा कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल cos थीटा के कारण है, sin थीटा के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो E इक्वल टू है इंटीग्रेशन d e cos थीटा
DE अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अल्पांश हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया, छोटा सा टुकड़ा क्या होता है, एक बिंदु आवेश होता है, और बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला होता है KQ/r², और अल्पांश की लंबाई dl है, उस पर आवेश कितना है, dq है, तो k q की जगह dq/r² into cos थीटा, लैम्डा इज इक्वल टू dq/dl, तो यहां से dq का मान कितना आ गया, लैम्डा dl/r² into cos थीटा, k नियतांक है, लैम्डा नियतांक है, दूरी r² भी नियतांक है, ये सब समाकलन के बाहर आ गए, इंटीग्रेशन dl cos थीटा, त्रिभुज से मैंने cos थीटा का मान निकाला, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, आधार x है, कर्ण स्मॉल r है, तो x अपॉन स्मॉल r, ये भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन है dl बच गया, और इंटीग्रेशन dl का समाकलन करना है, dl का समाकलन मतलब इसे पूरी वलय की परिधि, और वलय की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r, तो k लैम्डा x अपॉन r³ इनटू 2 पाई r, वापस मैं समकोण त्रिभुज में गया, और समकोण त्रिभुज में मुझे पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो यहां से स्मॉल r² बराबर आ गया x² प्लस कैपिटल r², और यहां से मैंने स्मॉल r³ का मान लिख दिया x² प्लस r² की पावर 3/2, और यहां से मुझे पता है कि लैम्डा इक्वल टू कुल आवेश q और इसकी कुल लंबाई 2 पाई r, तो लैम्डा इक्वल टू q अपॉन 2 पाई r, तो q लैम्डा q का मान हो गया लैम्डा इनटू 2 पाई r, तो लैम्डा इनटू 2 पाई r, इन सब इसका मैंने लिया q, तो kq अपॉन x अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2, तो यहां से मैंने r² को नगण्य मान लिया जाएगा, तो x² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो E इज इक्वल टू kqx अपॉन x³ एक x कैंसिल होगा, और kq अपॉन x², पतली वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गई हमारे पास में वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नोट कीजिएगा। और अब अगली हेडिंग लिखिएगा गाउस के नियम के अनुप्रयोग, अगली हेडिंग लिखिएगा गाउस के नियम के अनुप्रयोग, गाउस के नियम के अनुप्रयोग, गाउस के नियम के अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, गाउस के नियम के अनुप्रयोग, हमारे सिलेबस में गाउस के नियम के 5 अनुप्रयोग हैं, तो हमें उन 5 को डिटेल में देखना है। तो पहला अनुप्रयोग लिखिएगा, अनुप्रयोग नंबर 1, पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक तार के कारण, चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारे पास में एक अनंत लंबाई का तार है, और उस तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है कि उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। जैसे अभी वलय का निकाली kq अपॉन x², उसी प्रकार से हमें तार की कारण ज्ञात करनी है कि तार का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो मैंने मान लिया ये मेरे पास एक तार है अनंत लंबाई का, जो एक समान रूप से आवेशित है, मतलब आवेश एक समान रूप से फैला हुआ, किसी भी भाग कर लेंगे तो उस पर आवेश हमें हर भाग लंबाई बराबर लेंगे तो आवेश भी बराबर ही मिलेगा। तो ये मैंने मान लिया, तार की लंबाई अनंत है, ठीक है। तो नोट कीजिएगा, माना अनंत लंबाई का, माना अनंत लंबाई का एक समरूप आवेशित चालक तार है, समरूप आवेशित चालक तार है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तार है, तार का क्या आएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व में तो क्षेत्रफल आता है, तो तार में केवल क्या है, लंबाई है, लंबाई है, तो यहाँ पर क्या आएगा, केवल रेखीय आवेश घनत्व है। इस तार की स्मॉल आर दूरी पर, इस तार से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर, स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात
करनी है। इसके लिए तार पर अल्पांश A1 तथा A2 लेते हैं। इसके लिए तार पर अल्पांश A1 तथा A2 लेते हैं। अल्पांश A1 तथा A2 लेते हैं। अल्पांश A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE1 वेक्टर तथा अल्पांश A2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE2 वेक्टर है। अल्पांश A2 कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE2 वेक्टर है। E1 वेक्टर था E2 वेक्टर को घटकों में वियोजित करने पर क्षैतिज घटक समान दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं एवं ऊर्ध्व घटक परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। नोट कर लिया। अब डायग्राम में देखो, तार था, दो अल्पांश ले लिए A1 और A2। A1 धनावेश है, धनावेश का बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश है दूर की ओर। A2 भी धनावेश है और धनावेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश है दूर की ओर। एक dE1 वेक्टर हो गया और एक dE2 वेक्टर हो गया। ये थीटा, ये भी थीटा, घटकों में वियोजित किया जैसे भी वलय में किया था। तो सॉरी यहाँ पर cos थीटा नहीं है, sin थीटा आएगा। तो क्या हो गया, ऊर्ध्व घटक परिमाण में तो बराबर है और दिशा में कैसे हैं, विपरीत है। एक दूसरे क्या करते हैं, कैंसिल कर देंगे। और क्षैतिज घटक है, एक दूसरे समान दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़े जाएंगे। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि तार के कारण विद्युत क्षेत्र की जितनी तीव्रता है वो तार के लंबवत होती है। तार ऐसे रखा हुआ है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार के लंबवत है। तो नीचे लिखिएगा, अतः अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार के लंबवत दिशा में प्राप्त होती है। तार के लंबवत दिशा में प्राप्त होती है। तो ये तो हमने ज्ञात कर लिया तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। अब हमें देखना है तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। ये तो केवल दिशा थी, अब हमें मान ज्ञात करना है। तो यहां तक का नोट करने के बाद में ये दिशा का भाग है, अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। ये मान कितना होगा। तो डायग्राम दोबारा बनाइएगा, नया डायग्राम बनाइएगा। ये मेरा तार है अनंत लंबाई का, इधर बनाते हैं। ये मेरा तार है अनंत लंबाई का जो एक समान रूप से आवेशित है। क्या है, एक समान रूप से आवेशित है। अब मैं इस पर क्या करता हूं, एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करता हूं। गाउसीय पृष्ठ एक ऐसा प्रश्न होता है जिस पर हमें गाउस का नियम लगाना होता है। तो मैंने एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की जिसकी लंबाई कितनी है, L। ये बिंदु O है, ये वो दूरी है R बिंदु P पर, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम में बनाइएगा, ठीक है। देखिएगा, तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए L लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बेलनाकार
गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। बेलन है ना, बेलन की लंबाई l है, त्रिज्या कितनी है r है। ठीक है, इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। देखो इस पृष्ठ के तीन भाग कर लिए हमने। पहला पृष्ठ बेलन का नीचे वाला गोलीय पृष्ठ, दूसरा ऊपर वाला गोलीय पृष्ठ, और तीसरा समतल पृष्ठ है S3, S1, S2 और S3। तो नाम लिखिएगा। नंबर 1 ऊपरी वर्ताकार पृष्ठ है S2, नीचे का वर्ताकार पृष्ठ S1 और रेखीय पृष्ठ है S3। अब ध्यान दीजिएगा, इधर बहुत ही ध्यान से देखना है कि अब इधर हम क्या कर रहे हैं। हमने अभी निकाला कि तार के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो तार के लंबवत होती है। अभी जस्ट ज्ञात की दिशा, तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार के लंबवत होती है। तो देखो इस भाग की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर तार के लंबवत, इस भाग की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार के लंबवत, और इस भाग पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार के लंबवत। कहीं भी देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा तार के कैसे आएगी, लंबवत आएगी। अब याद करो पहले वीडियो का, इस वीडियो का पहला, इस चैप्टर का जो वीडियो का पहला वीडियो था उसका एक बात हमने कही थी कि जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के तल के लंबवत ली जाती है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा पृष्ठ के तल के लंबवत ली जाती है। अब ये क्षेत्रफल है नीचे वाला वृत्ताकार ऐसा, तो इसका लंबवत किधर आएगा, नीचे की ओर आएगा इसका। तो इसके विद्युत क्षेत्रफल सदिश उसकी दिशा S1 वेक्टर किधर आएगा, इस दिशा में आएगा। इसका ऊपर वाले का लंबवत पृष्ठ किधर होगा, S2 वेक्टर इस दिशा में आएगा। और ये जो है इसका लंबवत किधर होगा, S3 इसी दिशा में होगा। जो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। S1, S2 और S3 की दिशा दिखा ली, और दिशा में हमने एक ही बात काम मिली है कि क्षेत्रफल सदिश दिशा हमेशा पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। अतः अब इसको नोट कीजिएगा, अतः संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स phi इज इक्वल टू कितना, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये ds बलपांश था, मैंने पूरे का ज्ञात करना है, ऐसे कर दिया, समाकलन कर दिया, इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब मैंने E वेक्टर डॉट ds वेक्टर को तीन भागों में बांटा है। नंबर 1 पहला किसके लिए, S1 के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन दूसरे भाग के लिए E2 वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और तीसरे भाग के लिए S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तीन प्रश्नों में था, तीनों के लिए मैंने एक बार S1 के लिए इसको कर दिया समाकलन, एक बार S2 के लिए कर दिया, और एक बार S3 के लिए इसका समाकलन कर दिया। कोई दिक्कत, तीन भाग बांटे थे, टोटल समाकलन को भी तीन भागों में बांट लिया, एक S1 के लिए, एक बार S2 के लिए और एक बार S3 के लिए। अब देखिएगा इधर इंटीग्रेशन E ds, पहले भाग के लिए बात करें तो डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो क्या आता है, cos थीटा आता है। और पहले भाग के लिए cos थीटा क्या है, E और ds के मध्य कोण, E और क्षेत्रफल के मध्य कोण, और यहाँ कोण कितना है, 90 है। कितना है, 90 है। तो E ds cos 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन S2 के लिए E ds cos, दूसरे भाग के लिए S2 के लिए E और S वेक्टर के मध्य कोण, E और S वेक्टर के मध्य कोण यहाँ पर भी कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पर भी कोण कितना है, 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन E ds cos। तीसरे भाग के लिए E और ds के मध्य कोण, जिधर E है उसी दिशा में क्या है, S है, E इधर S भी इधर, दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहाँ कितना आ गया, 0 डिग्री। cos 90 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 0। तो ये 0 तो पूरा कितना, 0, ये 0, cos 90 0 तो पूरा कितना, 0, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन
ई डी एस, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो फाई इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ई डी एस, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत है, इंटीग्रेशन डी एस। इंटीग्रेशन डी एस किस भाग के लिए चल रहा है, तीसरे भाग के लिए, मतलब तीसरे भाग का क्षेत्रफल। और बेलन के इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, याद होगा 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। केवल S3 बचा है, तो केवल S3 इस भाग का क्षेत्रफल ये लिखना है, केवल वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखना है। और वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, E into 2 पाई आर एल। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। नोट कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो एक बार फिर समझिएगा कि मुझे पता है टोटल विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर का इंटीग्रेशन। तीन भाग है, तो तीन भागों में लिखिए, इसको एक बार S1 के लिए, एक बार S2 के लिए और एक बार S3 के लिए। S1 और S2 के लिए E और ds के मध्य कोण कितना है, 90 डिग्री है, तो cos 90 और cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया, प्लस E ds cos 0, cos 0 मान कितना 1, तो ये बन गया E ds की इंटीग्रेशन के बाहर ds बेलन के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल हम जानते हैं कितना होता है, 2 पाई r l होता है, तो ये हो गया E into 2 पाई r l। उसके बाद में आगे गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस के नियम, गाउस का नियम क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू कहता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और याद करो, हमने इसका प्रश्न आवेश लैम्डा माना, सिग्मा माना, सॉरी लैम्डा माना था, लेकिन आवेश लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, q इनटू कुल लंबाई l। q इनटू कुल लंबाई कितनी मानी इसकी हमने, l मानी है, तो यहां से q इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा इनटू l। तो यहां से मैंने फाई इक्वल टू कितना हो गया, q का मान कितना हो गया, लैम्डा इनटू l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में भी फाई है, समीकरण 2 में भी फाई है, दोनों फाई आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा, E into 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल होगा, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन इसको एक अलग रूप में बदलना हमारे लिए थोड़ा सा याद करना आसान रहेगा, तो मैंने इसको 2 से गुणा किया और 2 से भाग दिया, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। इसको मैंने ऐसे लिखा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, k होता है, तो ये बन गया 2k लैम्डा अपॉन r। अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सीधा सूत्र याद होना चाहिए, E इज इक्वल टू होता है 2k लैम्डा अपॉन r। अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां से हमें बात दिख रही है कि E और R एक दूसरे के कैसे हैं, विद्युत क्रमानुपाती हैं। एक दूसरे कैसे हैं, विद्युत क्रमानुपाती हैं। तो यदि हमसे कोई E और R के मध्य ग्राफ पूछ ले कि तार के लिए E और R के मध्य ग्राफ खींचो, तो कैसा आ जाएगा, एक दूसरे के विद्युत क्रमानुपाती। तो इस प्रकार हमने तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कर लिया है। यह है गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग। यह है गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। मैं फिर कह रहा हूं, छोटी सी बात भी हमें रखनी नहीं है, एक एक बात समझते हुए चलना है। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, बार बार वीडियो को लगातार देखिएगा, आपको एक एक बात समझ में आएगी। रटने वाली कोई चीज ही नहीं है, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, बहुत ही इजीएस्ट वे में आपको समझाया गया है। तो कोशिश कीजिए, एक बार में वीडियो में समझ आए, दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, बार बार देखिए, फिर भी यदि समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको जब अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसमें सबसे पहले उसी चीज का समाधान किया जाएगा। तो यही है कि घर पर बैठकर निरंतर अध्ययन कीजिए, ताकि जब विद्यालय शुरू हो, स्कूल शुरू हो, तो अपने को सिलेबस को कवर करने में ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। यही मेरी सलाह है आप सब लोगों को कि
कि निरंतर अध्ययन करते रहिए, हमें अपने सुझाव देते रहिए, हम और किस प्रकार से आपसे बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं ताकि इस ऑनलाइन स्टडी का आप लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। अपने यार दोस्तों को भी सूचित कीजिएगा कि ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो चुकी है। यूट्यूब से पर स्कूल के जो चैनल है लर्न विद रोना ग्रुप, उसको सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें यार दोस्तों तक, ताकि हम इससे निरंतर जुड़े रहें और कक्षा 10 और 12 का जो भी हमें यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो हमें तुरंत अपडेट के रूप में मिलता रहे। धन्यवाद।